गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें, जो पुराने और नए बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। और फिर मैं कह रहा हूं, जो बच्चे बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उन बच्चों को मैं एक हिदायत दे दूं, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल अप्रैल तक हमको पूरा सिलेबस हर हालत में खत्म करना रहेगा। ठीक है, ताकि मई और जून में जो बच्चों के एग्जाम आएंगे तो वो लोग इजीली से एग्जाम दे सकें बिना किसी झंझट के, क्योंकि हर बारी कुछ ना कुछ हो जाता है तो एक आध चैप्टर छूट जाता है। खैर, तो यहां पर क्या करना है, मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बच्चों को बात बता दूं। मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर जो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, सब लोग जानते हैं कौन सा चैप्टर प्रॉब्लम करेगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सब बच्चे, नए हो पुराने हो, ठीक है, ठीक है, जो बच्चे नए हो पुराने हो, चैप्टर नंबर है हमारे पास 4, जिसमें कि हमको आईयूपीएसी सीखनी है। क्या सीखनी है? आईयूपीएसी। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे कंटेंट के अंदर। ठीक है, कंटेंट में जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, कंटेंट में जो लेक्चर है वो बता दूं मैं, वो लेक्चर आपको जो यूट्यूब वाले लेक्चर हैं, ठीक है, वो सेम है। बात समझ में आ रही है? तो नया क्या चीज मिलेगा वो आप देखेंगे कि नया क्या चीज मिल रही है। इसके अलावा पहले यहां पे बात कर ले हम लोग, नया आपको अपने आप समझ में आएगा कि ऐप लेने का बेनिफिट क्या है, वो बाद में समझ में आएगा। तो आईयूपीएसी को आप लोग कंटेंट में जाकर के कंटेंट से देखें या यूट्यूब से देखें, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, 1 2 3 4। डे 1 मैंने जब ये बैच को स्टार्ट किया 24-25 वाले को, ठीक है बेटा, एग्जिट की कोई डेट नहीं है। जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो बीच में इतना फोर्स मत करो कि सर रिप्लाई सर रिप्लाई सर रिप्लाई सर। मैं देखूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा, मेरे को बीच में बोलते हुए फोर्स ना करो। समझो चीजों को और जो मैं समझा रहा हूं उसको देखो। एग्जिट एग्जाम जब आएगा ऑटोमेटिक पता चलेगा। अब ठीक है, इसके अंदर 4 लेक्चर हैं। ये चारों लेक्चर को आपको एक बार, 2 बार, जितनी बार देखने की जरूरत पड़े उतनी बार देख करके समझ करके आप लोग फिनिश करेंगे, क्योंकि ये 4 चैप्टर बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, और समझाने में काफी टाइम लगता है। तो क्योंकि इनको टाइम लगता है, नो डाउट मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो संडे वाले दिन क्लास ले ली, एक साथ 2 या 3 चैप्टर ले लिया, चौथा चैप्टर ले लिया, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। मई जून में हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे अलग अलग स्टेट में। तो ये आईयूपीएसी वाला आप लोग आराम से जब टाइम मिले इस चैप्टर को टारगेट बना लो सब लोग। इस चैप्टर को मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको, क्योंकि यहां पे सेल्फ स्टडी की सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो वो इसी चैप्टर को पड़ती है। और ये चैप्टर आपका एग्जिट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। आईयूपीएसी वाला, आईयूपीएसी एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके 4 लेक्चर्स पढ़ के आप लोग खत्म करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। हर सब्जेक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जहां पे रटना है, पढ़ना है, वो मैं पहले बता दूंगा। उस चीज को आप लोग पहले पढ़ के खत्म करेंगे। जब ये चैप्टर हो जाएगा मैं भी सारे कंपाउंड के लिस्ट एक साथ निकाल करके आप लोगों को दूंगा। उन कंपाउंड की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। अब इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहां पे हम थोड़ा सा सिलेबस भी देख लें। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके पास सिलेबस तक नहीं होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है चैप्टर 1 में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। हमको उसका स्कोप पढ़ना है स्पेशली, और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, मैंने पीवाईक्यू डाले हुए हैं, प्लस वो पीवाईक्यू मैं यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा। जैसे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन जो उसकी अगली क्लास हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास हो जाएगी। खैर, क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे करवाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, कैसे करवाता हुआ चल रहा हूँ अभी आप देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें जैसे पहले स्कोप और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, दवाइयों से रिलेटेड कोई भी चीज या जो मेडिसिन हम लोग पेशेंट के भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल कहते हैं। फिर से, फार्मास्यूटिकल क्या होता है, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल? कोई भी चीज
यहाँ पे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जो पेशेंट की भलाई के लिए, मतलब खाने पीने की, यानी कि फल सब्जी नहीं, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट मतलब जिसको बीमारी है, जब बीमारी का इलाज करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो फार्मास्यूटिकल कहलाती है। और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर केमिकल चीजें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और चीजें भी देखेंगे। फिर इसी के अंदर हमारे पास सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर आएगा। जब हम लोग, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या रहता है, लेबोरेटरी वर्क रहता है, तो सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, एरर जो गलतियां होती हैं उसके क्या सोर्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर हम देखेंगे इसके अंदर इंप्योरिटीज के बारे में, और लास्ट में हमारे पास आता है लिमिट टेस्ट के बारे में। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये सिलेबस बेटा मैंने दे रखा है आपको, ऐप के अंदर भी है। सिलेबस को आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसमें पेज नंबर शायद टोटल उसका 80 पेज है, लेकिन जो सिलेबस है वो पेज नंबर शायद 17 से आई थिंक 27 पेज नंबर तक के बीच में फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, उसको निकाल करके सामने रखेंगे। ठीक है, अब तो इसमें हम पहला इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक बातें। बेसिक बातों में हम लोग आज क्या जानेंगे, स्कोप और ऑब्जेक्टिव। आज थोड़ा कम ही स्टार्टिंग है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह करना था, सारी बातें बतानी थी, थोड़ा कम रखा है। कल से हम लोग चीजों को फास्ट करेंगे फिर। ठीक है, अब देखो जो मैं पैटर्न स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, वो पैटर्न क्या रहेगा, स्कोप भी पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, बच्चों का भी पसंद भी आया था। ठीक है, और इस बार सारा कुछ उसी तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल का मतलब आप लोगों को पता है, फार्मास्यूटिकल का मतलब आप लोगों को पता चल गया, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, काफी लोग पूछते हैं, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल। ये क्वेश्चन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ये ऐड करना भूल गया मैं, कि फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है। और बेटा मैं एक चीज बताऊं, मैं कुछ बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश मैंने क्या कहा, जैसे मान लो व्हाट इज फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल क्या है, बच्चा समझ तो जाता है, लेकिन जब बारी आती है तो वैसे मैं ऐसी याद कर लो, जैसे मैंने कहा वो सारी चीजें, एनीथिंग विच इज यूज टू क्योर, एंड कोई भी चीज जो पेशेंट की बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल होता है। अभी बहुत लंबा सा सेंटेंस हो गया, इसको सिंपल इंग्लिश में तोड़ लो। कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस बोल दो, ठीक है, विच इज यूज्ड, जिसको कि यूज करते हैं, टू क्योर, क्योर अब पता होना चाहिए, ठीक करने के लिए क्योर बोलते हैं। ठीक है, टू क्योर डिजीज ऑफ पेशेंट। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस माइंड में फ्रेम करके बनाने हैं। इस तरीके से आपको बहुत अच्छा, कोई बहुत हैवी इंग्लिश की यहाँ जरूरत नहीं है। एक बार बच्चे कॉल आया, सर इंग्लिश की क्लास भी करनी पड़ेगी कि आप करवा दीजिए। मैंने इंग्लिश की क्लास की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत सिंपल और बेसिक चलने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो कि के लिए क्या होता है, विच इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल की जाती है, टू क्योर, क्योर मतलब ठीक करना, द डिजीज, किसकी बीमारियां, जानवरों की भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है। फिलहाल ठीक है, हम यहां इंसानों को लेके फोकस कर रहे हैं, किसकी बीमारियां हैं, पेशेंट की। ठीक है ना, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा मेन फोकस इंसान रहेंगे। तो इस तरीके से एक सिंपल अपनी भाषा में कोई चीज जब समझ लेते हो आप लोग, उसको मैं स्पष्ट भाषा में चीजों को बता दूंगा, तो उसको फिर आपको अपनी खुद की लैंग्वेज है, जिसकी जो भाषा है, जिसकी भाषा में समझना इसको आसान है, ठीक है, जिसकी जो लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उस भाषा में अपने अंदर उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को समझे और फिर इंग्लिश में लिख दे। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास सवाल आता है कि भाई हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसको मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता इसका, बट एक इंट्रो के फॉर्म में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना।
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जब आप समझेंगे और कोई भी सब्जेक्ट जब आप समझेंगे, यहां पर एक चीज आपको समझ में आएगी, सारे सब्जेक्ट आपस में लिंकअप हैं, कोई इकलौता सब्जेक्ट अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की? इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑब्वियसली बात है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है फार्मास्यूटिकल, दवाइयों वाली, जो कि डील करती है डिजाइन। ड्रग की डिजाइन से क्या मतलब होता है? हमको ड्रग को डिजाइन करना है, इस तरह से डिजाइन करना है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट खत्म हो जाए। जैसे हम कपड़ों को डिजाइन करते हैं ना कि अच्छा लगे, यहां से काटा वहां से काटा, स्लिम फिट, बैगी, इसी टाइप से हमको ड्रग को डिजाइन करने का मतलब क्या है? उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करना है और उसके अच्छे इफेक्ट को बढ़ाना है। हम ये डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसको डिजाइन कहा जाता है। कुछ बच्चे डिजाइन से कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजाइनिंग का मतलब हम उसके हार्मफुल इफेक्ट कम कर रहे हैं और अच्छे इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, यानी कि कोई इंसान कर रहा है ये। डिजाइन करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट से मतलब होता है जो उसके बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, जो ड्रग को हम कहीं से केमिकल लेके आए, फिर जो ड्रग बना रहे हैं सब मिला करके, एडिटिव वगैरह मिला, एडिटिव क्या होता है? उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, सारी चीजें मिला करके जो फाइनल ड्रग बनाते हैं, वो हमको एक ऐसी प्रोसेस तैयार करनी होती है जो कि बहुत सिंपल हो और सस्ती हो। बहुत महंगे प्रोसेस से अगर हम कोई ड्रग को डेवलप करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, डिजाइन करना, डेवलप करना, ये कैसे कर पाएंगे भाई? मान लो डेवलपमेंट के दौरान हम किसी मशीन का यूज कर रहे हैं, उस मशीन में यूज करने की वजह से दवाई के गुणवत्ता खत्म हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, तो वो डेवलपमेंट बेकार है, फिर वो प्रोसेस बेकार हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कवर होता है ये डिजाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या? केमिकल कंपाउंड जो कि इंटेंडेड, इंटेंडेड वर्ड बार बार आएगा हमारी पूरी फार्मेसी में। इंटेंडेड का मतलब होता है इंटेंशन, मंशा, जिसकी की मंशा है, जिसकी इच्छा है कि वो यूज हो सके एज अ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, हम उसको डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सिंथेसिस करेंगे केमिकल कंपाउंड को, किस मंशा से, किस इच्छा से कि एज अ फार्मास्यूटिकल उसको हम लोग यूज कर सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर इन्वॉल्व होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, उसका इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ किस तरह उसका मेल मिलाप है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, बहुत ज्यादा किसी चीज को एक्टिवेट तो नहीं कर रहा, हमारे किसी सिस्टम को डाउन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें इसके अंदर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज टू क्रिएट इफेक्टिव, सेफ एंड स्टेबल ड्रग। अब कुछ ना लिखें तो यहां पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट आती है कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्रिएट करना, क्या? इफेक्टिव का, जो दवा इफेक्टिव हो, सेफ हो, स्टेबल। स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि पड़ी हुई है तो खराब हो जाए, 2 साल 3 साल टिके। ठीक है, स्टेबल ड्रग दैट कैन ट्रीट वेरियस डिजीज एंड इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, जो बीमारियों को ठीक करे और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करे। तो कई सारे तरीके हैं। जब ये बातें समझ में आती हैं तो आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में पॉइंट्स बना करके लिख सकते हो, जिससे कि आपको स्कोर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रोल प्ले करती है, और कहां का रोल प्ले करती है? अब यहां से इसको एक और चीज कर सकते हैं, इसको मैं पॉइंट्स में तोड़ दूंगा। ठीक है, पॉइंट्स में तोड़ करके, जैसे यहां से यहां पे, या फिर आप तोड़ लेंगे पॉइंट में कि इसका जो डील करती है केवल इतना, इट डील्स विद डिजाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस। ठीक है, इट इन्वॉल्व केमिकल स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। इस तरीके से एक एक लाइन में इसको समेट सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्ले क्रूशियल रोल। अपना रोल कहां प्ले करती है? नए ड्रग बनाना होता है या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। कोई मेडिसिन अभी एग्जिस्ट कर रही है और लेकिन उसके थोड़े साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो हम उस मेडिसिन को और स्टडी करेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं फैक्ट्रीज में उनको क्वालिटी कंट्रोल करना। ठीक है, अब तो ओवरऑल यहां पे आप अगर देखें तो हम देख पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या क्या चीजें कवर कर दे रही है। ये तो होगी लाइन टू लाइन। क्या हो जाएगा? डिजाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल सिस्टम।
ठीक है, ये सारे पॉइंट है, ये पॉइंट भी अगर आप लिख करके आते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम ये सब चीजें करते हैं तो भी काम हो जाएगा। इसका और रोल क्या है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसका क्वालिटी कंट्रोल, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा बने, मशीन में कोई चेंजेस लाने हैं या प्रोसेस में कोई चेंजेस लाना है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल का एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, बार बार आएगा ये टर्म। जैसे कि हम लोग रोटी बनाते हैं घर में, सबको पता है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट आटा मार लेते हैं। आटा मार करके आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी जो भी आपके घर में रोटी बनाते हैं वो अगर थोड़ी देर के लिए आटे को रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए, आटा फूल जाता है उससे, उसकी रोटी मुलायम बनती है। और तुरंत मार के तुरंत बनाओगे तो क्या होगा, रोटी थोड़ी सी उतनी बेटर नहीं बनती जितना कि रखे हुए आटे, थोड़ा सा 10-15 मिनट रख दो तो आटे की रोटी अच्छी बन जाती है। तो यानी कि हमने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा कैसे बनेगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस देखी जाती है यहाँ पर। इट कंबाइंस, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। इट कंबाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है भाई, क्योंकि हमको केमिकल बॉडी के अंदर डालना है। फार्माकोलॉजी जो कि दवाइयों के इफेक्ट की बात करती है, कि दवाइयों का क्या असर पड़ेगा बॉडी पे और बॉडी किस तरीके से दवाइयों पे असर करती है। और कुछ और साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं जो ये सब मिल करके एक ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल सारी ब्रांचेस मिक्सअप हैं और ये इसके मेन पार्ट्स हैं, ड्रग डिजाइन, डेवलपमेंट, तमाम चीजें। यही सारे टर्म्स अभी बार बार बीच में आते रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व होते हैं, एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई, दवाइयों की केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी आ गई। ठीक है, दवाइयों की केमिस्ट्री मेन चीज क्या है, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। फार्माकोलॉजी में क्या होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, हमारी बॉडी पर उसका क्या असर हो रहा है, फार्माकोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज फार्मास्यूटिकल, मतलब ये सब्जेक्ट यहां इन्वॉल्व होता है, इसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ताकि हम दवाइयों की खोज कर सकें, तो सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं ये। ठीक है, ड्रग का फॉर्मुलेशन हो गया, प्रोसेस, इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये बेटा एपीआई वर्ड बार बार आएगा, जिन लोगों को नहीं पता, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, हमारा मेन केमिकल जो होता है उसको हम दूसरे केमिकल के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे कि हमारा कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, सिरप बनाते हैं तो स्वीटनर मीठा मीठा डालते हैं ताकि कड़वा ना लगे, तो दूसरे इंग्रेडिएंट जो बाकी चीजें मिलाते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं या एडिटिव बोलते हैं, उसके साथ मिला करके, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, मिलाना एपीआई को विद एक्सीपिएंट, ये उसको हम एक्सीपिएंट भी कहते हैं, ताकि हम फाइनल डोजेस फॉर्म टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन, हमको क्या बनाना है, टैबलेट बनाना है कि कैप्सूल बनाना है, उसको बनाने के लिए हम लोग जो हमारा मेन केमिकल होता है उसको एक्सीपिएंट्स के साथ मिक्स करके तब हमारी टैबलेट या सिरप या कैप्सूल बनता है। ठीक है, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल में क्या होगी, जांच पड़ताल, ये वाली ब्रांच भी यहां इंक्लूड हो जाती है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू स्टडी करते हैं मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस हमने अगर बना लिया है, कोई टैबलेट या कैप्सूल है, तो हम कैसे पता करेंगे उसके अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री यहां पर इन्वॉल्व होती है, ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे बन के आएंगे उनको चेक भी तो करना है कि जितनी मात्रा में हमने सोची थी उतनी मात्रा में हमारा एपीआई उसके अंदर है या नहीं है, तो ये वाला सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व होता है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब कि हमारी बॉडी किस तरह से ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी और एलिमिनेट करेगी, किस तरह सोखेगी ब्लड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से ब्लड से बाकी टिश्यूज के अंदर फैलाएगी, मेटाबोलाइज, उसको ड्रग को तोड़ना भी होता है ताकि बॉडी से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो बाहरी चीज है, अल्टीमेटली वो बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी यूरिन के माध्यम से और एलिमिनेट करती है। फार्माकोडायनेमिक, हाउ ड्रग इंटरेक्ट विद देयर टारगेट बायोलॉजिकल, ड्रग जाकर के हमारी बॉडी में टारगेट किसी प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेल से या टिश्यू के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल जैसे कि रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के बारे में जानते हैं, सेल के ऊपर होते हैं जिससे कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई एंजाइम है, ठीक है, और फिर क्या इफेक्ट आता है, ये चीज हम फार्माकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं। तो ड्रग की स्टडी
करना जरूरी है कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करके इफेक्ट पैदा करती है। और फिर टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल, जो दवा हम खा रहे हैं वो कितनी हार्मफुल है, या हम 10-15 साल खा लें तो ऐसा तो नहीं बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये रियलिटी है। एलोपैथिक मेडिसिन अगर लंबे समय तक खाओ तो बॉडी के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये इसके अंदर सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये मेन गोल है, और इसको पूरा करने के लिए ये सारी ब्रांचेस यहां पर क्या होती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन है बेटा एक तरह का। मैंने क्या कहा, मैं टॉपिक को क्वेश्चन की फॉर्मेट में करवा रहा हूं ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन अगर आया नहीं है अभी तक, और आएगा भी नहीं, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। अगर कभी आता है 1 मार्क्स में डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला क्वेश्चन नहीं आता। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मतलब पॉइजन, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है ना, पैरासिटामोल की अगर 4 टैबलेट एक साथ खा लोगे तो लिवर फेल कर जाएगा। तो ये भी हमें चेक करना होता है, कोई मेडिसिन कितनी मात्रा में दी जाए, टॉक्सिसिटी कब पैदा करेगी, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो अब आपको एक आइडिया लग गया है कि हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो आओ आगे चलें। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। अच्छा, बच्चे यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि भैया एम और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। तो देखो, एम क्या होता है, उद्देश्य। छोटे थे आप, उदाहरण यही समझ लो, आप छोटे थे, आपने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, ये आपका एम हो गया, ये आपका एम हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप क्या करेंगे, सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 9 से ही अच्छा स्कोर करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई में 10-10 घंटे का समय देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना रिफ्रेशिंग भी करेंगे, लेकिन फालतू टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो आप स्टेप लेते हो बीच में छोटे छोटे, इस साल क्लास 9th में, क्लास 9th को टारगेट बनाया, अच्छा स्कोर किया, फिर क्लास 10th में गया, अच्छा स्कोर किया, ये छोटे छोटे स्टेप करके क्लास 12th में अच्छा स्कोर किया, सारी आपने समरी इकट्ठी कर ली, उसको फिर रिवाइज कर रहे हैं। ये छोटे छोटे स्टेप करके फाइनल आप अपने एम तक पहुंचते हैं। ये बीच के छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एम हमारा अल्टीमेट गोल, हमें क्या अचीव करना, उसको पाने के लिए बीच में जो कदम उठाते हैं हम छोटे छोटे, है ना, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, तो एम क्या है, यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है कि डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ये आपका एम होता है। दीज आर द एम्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच ही और शी वांट टू अचीव इन द लाइफ टाइम। इसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में, अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एम देखा जाए तो एक नया ड्रग बनाना जो कि इंसान की बीमारियों को ठीक करे, खत्म कहानी। इन कंट्रास्ट, इसके मुकाबले में या इसके विपरीत ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्टेप्स टेकन टू अकम्प्लिश द लॉन्ग टर्म गोल। वो जो लॉन्ग टर्म गोल था या एम था, उसको पूरा करने के लिए जो आप स्टेप उठाते हैं, छोटे छोटे कदम लगाते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखो, तो व्हाट इज द एम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो एम क्या है, द एम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, क्या डेवलप करना है, इफेक्टिव मेडिकेशन। हमको दवाइयां बनानी है अच्छी वाली, जो इफेक्टिव हो, साइड इफेक्ट कम हो। ठीक है, किसके लिए, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव हो सके। यही अल्टीमेट गोल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसको पूरा करने के लिए जो जो कदम उठाएंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। एंड दिस इज द टॉपिक। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी, ऑब्जेक्टिव, ये हमारा सिलेबस में भी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एम या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स होता है, व्हाट इज द एम होता है। एम के आगे नॉर्मली इज लगता है, क्योंकि एम एक लाइन में डिफाइन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के कई सारे पॉइंट होते हैं, है ना, कई सारे स्टेप हो सकते हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, अब सिंपल सी कहानी है। ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या होगा, हमें दवाई बनानी है, मेडिकेशन, तो पहले उसकी खोज करनी होगी, डिस्कवरी करनी होगी,
ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग कैंडिडेट, या कोई कैंडिडेट जो दवाइयां पहले से मौजूद है उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, या ड्रग को सिंथेसाइज एंड स्केल अप, ड्रग बनाने की जो प्रोसेस है ताकि वो सस्ते दामों पर लोगों के पास पहुंच सके, और इंप्रूविंग ड्रग प्रॉपर्टीज, ड्रग की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करेंगे। तो ये सारे तो स्टेप है छोटे छोटे, यही सारे स्टेप जब हम करेंगे तभी तो हमको इफेक्टिव मेडिकेशन मिलेगी, जो एम है हमारा पूरा हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं फटाफट। तो क्या कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग, टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप न्यू केमिकल, कोई नए केमिकल है उसको ढूंढना और डेवलप करना। ढूंढने का मतलब क्या होता है, रिसर्च वगैरह होती है लैब में, ठीक है, जिससे कि वो that have the potential, एक नए केमिकल को ढूंढना जिसके पास क्षमता है, पोटेंशियल, टू बिकम थेरापेटिक एजेंट फॉर वेरियस डिजीज एंड कंडीशन, जो अलग अलग बीमारियों में क्या कर सकता है, ठीक करने की क्षमता रखता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, टू मॉडिफाई एंड ऑप्टिमाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग कैंडिडेट, टू मॉडिफाई एंड ऑप्टिमाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग कैंडिडेट, टू इनहेंस देयर, देखो इनहेंस मतलब उसको बढ़ाना है। यहां पर हमें जो हमारा ड्रग कैंडिडेट है मतलब केमिकल है उसका मॉडिफाई करेंगे, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिमाइज करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर को जिससे कि उसकी एफिकेसी, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिव रहे, फालतू सेल्स और टिश्यूज को डैमेज ना करे, और सेफ्टी प्रोफाइल को हम बढ़ा सके। ड्रग सिंथेसिस एंड स्केल अप, डिजाइन एंड डेवलप एफिशिएंट स्केलेबल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ, जो मेथड्स, जिन मेथड से हमको ड्रग को सिंथेसाइज करना है, ड्रग को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके भी तो तरीके हमें डेवलप करने पड़ते हैं कि अच्छा हमको टैबलेट बनानी है तो ये मशीन ये स्टेप फॉलो करने होंगे। तो उसी की बात कर रहा है ड्रग सिंथेसिस। जो मेथड हमें सिंथेसाइज करने हैं ड्रग मॉलिक्यूल इन द लेबोरेटरी एंड ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, कॉमर्शियल मतलब बेचने के पर्पज से, while maintaining high purity and yield, हमको इस तरीके से मेथड को डेवलप करना है कि हमारा प्योरिटी भी मेंटेन रहे, बहुत बड़ी मात्रा में बना भी सकें और सस्ती भी रहे। इंप्रूविंग ड्रग प्रॉपर्टीज, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, दवाइयों का जो हमारे ऊपर असर है, ठीक है, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो दवा हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में कितनी पहुंची, सारी नहीं पहुंची, 100% केवल जो इंजेक्शन होता है वही 100% अवेलेबल होता है, बाकी दवाइयां कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, अच्छे से सॉल्युबल हो जाए, स्टेबल रहे, इन सब चीजों को जो बढ़ाते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज, बायो अवेलेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, जिससे कि ड्रग का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है, मेटाबोलाइज मतलब बॉडी के अंदर जाके रिएक्शन हो सके, एंड एक्सक्रीशन निकल सके बॉडी से बाहर। अल्टीमेटली ड्रग 7-8 घंटे काम करने के बाद बॉडी उसको इस तरह से तोड़ देती है कि वो यूरिन के माध्यम से फिर बाहर निकल जाती है, तभी उसका असर फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है, यही सब तो ऑब्जेक्टिव है, छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं हम लोग ताकि क्या मिल सके, इफेक्टिव मेडिकेशन मिल सके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप अंदर की बातें ना लिखें, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इतना पॉइंट, डिस्कवर अ न्यू ड्रग, ठीक है, ऑप्टिमाइज द ड्रग कैंडिडेट, ड्रग सिंथेसिस स्केल अप, इंप्रूविंग ड्रग प्रॉपर्टी। आप अगर ये मेन पॉइंट भी लिख के आते हैं 3 नंबर के अंदर, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 7-8 पॉइंट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक एक लाइन में डिफाइन कर दें और अच्छी बात है, ठीक है। आगे आते हैं, इंश्योरिंग ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी, ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को सुनिश्चित करना, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ड्रग हमारा सेफ रहे इसके लिए क्या करते हैं, रिगरस यानी कि बहुत ज्यादा प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी कि ड्रग टेस्टिंग चलती है कम से कम 7-7, 8-8 साल ड्रग की टेस्टिंग चलती है। यही वजह थी कि जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो उसके बाद सवाल खड़े हो गए थे कि इतनी जल्दी कोई दवा कैसे बन गई, ठीक है। ड्रग को अभी हम जब देखेंगे, यहाँ पर आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि एक दवा को खोजने से लेकर के बनने तक में कम से कम 10 साल नॉर्मल लग जाते हैं, 10 से 12 साल, ठीक है। और साथ साथ में अगर हमें ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी को कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उसकी, प्लस इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं कि आप किस तरीके से उस दवा को बनाएंगे वही तरीका आप फॉलो करेंगे तो फिर हम ड्रग को सेफ और इफेक्टिव बना सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस,
टू डेवलप एंड अप्लाई एनालिटिकल टेक्निक्स, हमको ऐसी टेक्निक भी डेवलप करनी है और अप्लाई करनी है जिससे कि जो दवा हमारी फैक्ट्री से बन के आती है हम उसकी क्वालिटी चेक कर सके कि इस बैच में जो मेरी दवा बन के आई है क्या वो सही है। हमें ऐसे मेथड भी इजाद करने हैं और वो कहाँ होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तभी तो हमको सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन मिलेगी जिससे कि दवाइयां ठीक होगी, जो कि हमारा एम है। तो ये क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका एक बीच का स्टेप आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो टेक्निक हम डेवलप करेंगे एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल मतलब उसको टेस्ट करने वाला, वो प्योरिटी, उसकी क्षमता और स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग को क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, और देखेगा कि मीट स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल, जो बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल वाले मेजर्स हैं हमारे, बिल्कुल वही फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग टारगेट, ड्रग बॉडी में कहां जाकर के किस रिसेप्टर पे जाके हिट करता है। टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हाउ ड्रग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट, ड्रग मॉलिक्यूल किस प्रकार हमारी बॉडी में जाकर के इंटरेक्ट करता है किसी एंजाइम से, रिसेप्टर से। ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर डिजाइनिंग ड्रग विद स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वो किस प्रोटीन पे कहां जाके असर करेगा, उसी के हिसाब से तो हम उसका वो देखेंगे कि ये किस बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक है, उसको समझना। डेवलपिंग एनालिटिकल मेथड, ये जो मेथड थे यहाँ पर, जो एनालिटिकल टेक्निक्स थी, उसको क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ये 7-8 पॉइंट इंपॉर्टेंट दे दिए। अब क्या है, बाय फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एम हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एम है, क्या एम है, टू क्रिएट मेडिकेशन दैट आर नॉट ओनली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिजीज बट आल्सो सेफ फॉर पेशेंट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एम है कि ऐसी दवाइयां बनाना जो इफेक्टिव भी हो और साथ साथ में उसके साइड इफेक्ट भी ना हो, दवाई मतलब बीमारियां भी ठीक करें और साइड इफेक्ट भी ना हो। ये एम कैसे पूरा होगा, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव थे हम पूरा फॉलो करेंगे, अगर यानी कि बीच के जो स्टेप फॉलो करेंगे वो जब पूरा करेंगे तो हमारा एम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एम और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ रही है। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर ही हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर भी है, जो कि आपको बहुत जल्दी अभी दिख जाएगा। ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक, जिससे कि चैप्टर की समझ अच्छे से हो जाए, फिर हम कल से फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन आने वाली हैं। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो स्कोप को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में वर्ड आएगा क्या, स्कोप, तो स्कोप हम दो तरीके से, मतलब जॉब, कहां कहां हमारे लिए जॉब अवेलेबल है अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मास्टरी कर लेता हूं, उसको पढ़ लेता हूं, तो कहां का मेरी जॉब लग सकती है। जहां जहां जॉब लगेगी ऑब्वियसली बात है वहां वहां फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अप्लाई हो रही होगी। तो चाहो तो ऐसे समझ लो भाई, जैसे आपने मैथ पढ़ी, ठीक है, मैथ पढ़ के आप बैंकिंग हो गया, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या इंजीनियरिंग हो गया, हर जगह बैंक इसका अप्लाई होता है। मैथ्स के टीचर हो गए, तो जहां जहां मैथ अप्लाई हो रही है वहां वहां जॉब भी क्रिएट हो रही है, या वहां पे हम कह सकते हैं इसका स्कोप है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरीके से स्कोप का मतलब जहां जहां जॉब क्रिएट हो रही है, यह हम कह सकते हैं जहां जहां हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अप्लाई होती है। ठीक है, वही उसका स्कोप होता है। तो ये अभी आप गौर से देखेंगे तो जो हमने इसके अभी ऑब्जेक्टिव देखे कि ये सब जो ड्रग डिजाइन डेवलपमेंट एंड रिसर्च में इसका स्कोप है, ठीक है, ड्रग सिंथेसिस में स्कोप है, ये जहां जहां पर चीजें होती हैं वहां हर जगह इसके क्या है, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अप्लाई होती है और वहां पे एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए जॉब अवेलेबल है। तो देखो कहां कहां है, ड्रग डिस्कवरी एंड डिजाइन में, ड्रग डिस्कवरी और डिजाइन के अंदर जो फील्ड आती है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसके अंदर नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, हमें बॉडी के अंदर टारगेट ढूंढना है, कहां जाकर के ड्रग हिट करता है। ठीक है, लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, मेन कंपाउंड, जब हम हमारे पास हजारों की संख्या में कंपाउंड्स होते हैं, जब नए नई खोज करते हैं, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, फिर हमें ढूंढना होता है सबसे अच्छा काम कौन सा कर रहा है और उसका साइड इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट सबसे कम हो। तो यहाँ जो ये रिसर्च में काम आ गया इसका, सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, जब हम सिंथेसिस करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, यानी कि डेवलपिंग एफिशिएंट मेथड को डेवलप करना है हमको
जो सिंथेसाइज करेगा फार्मास्यूटिकल एजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज में। ऐसे किस तरीके से हम इसको बनाएं कि बड़ी क्वांटिटी में हम इसको डेवलप कर सकें। तो ये ब्रांच जहां होगी, ये ऑफिस जहां होगा, वहां काम है, जॉब है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रिफाइनिंग सिंथेटिक मेथड, जो रिएक्शंस कौन सी केमिकल रिएक्शंस हम फॉलो करें जिससे कि हमारा जो मेन केमिकल है, एपीआई है, उसको हम निकाल सकें, प्योर कर सकें, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, यहाँ पे उसकी स्टडी करनी है। फार्माकोडायनेमिक, बॉडी के ऊपर क्या असर डाल रहा है उसकी भी स्टडी करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो गया, और जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ज्ञान होगा तभी यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारी यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो स्कोप क्लियर हो गया। ड्रग को फॉर्मुलेशन करना है, यानी कि फॉर्मुलेशन केमिस्ट्री और कंट्रोल रिलीज और टारगेट डिलीवरी। अगर ड्रग को हमें कंट्रोल रिलीज बनाना है, जैसे ना सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, आपने वर्ड सुने होंगे कि दवा धीरे 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 करके डिसॉल्व हो, ठीक है। और टारगेट डिलीवरी, दवा जाकर के बॉडी के उसी पार्ट में डिसॉल्व हो, पेट में डिसॉल्व ना हो, इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व हो, या बिल्कुल रेक्टम में जाकर डिसॉल्व हो, रेक्टम नहीं सॉरी कोलोन में जाकर डिसॉल्व हो। तो वो उसको भी पढ़ना समझने के लिए, वहां स्टडी करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टडी करनी है और वहां पे अप्लाई होती है, ठीक है। देन क्वालिटी कंट्रोल तो आएगी अपना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को चूज करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। स्टेबिलिटी स्टडीज, दवा कितना स्टेबल रहेगी 6 महीने साल भर, उसकी स्टडी। तो जहां जहां पर ये अप्लाई होती है, टॉक्सिकोलॉजी आ गया, सेफ्टी एवोल्यूशन, टॉक्सिकोलॉजी कितनी डोज में ज्यादा पॉइजनस हो जाएगी, कितनी कम डोज में काम ही नहीं करेगी। रेगुलेटरी अफेयर्स एंड ड्रग अप्रूवल, ठीक है, यानी कि भाई जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ज्ञान होगा जिस बंदे को, वही तो जो एफडीए, ईएमए, डब्ल्यूएचओ वाली संस्था होती है, भाई कोई आया नया बंदा आया कि भाई मेरे पास ये ड्रग है और मैं बनाना जा रहा हूं, वहां पे जो बंदे बैठे हैं भाई, जो रिसर्च करते हैं या टेस्ट करते हैं, उनके पास तो ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये दवा सही है, तभी तो अप्रूव करेंगे। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं, वहां पे भी जॉब है इन लोगों के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, वहां तो चाहिए। देन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल यूज होने लगी है, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल्स, लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है, सेल्स, जीन्स वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। एंटीबॉडी, वैक्सीन, जीन्स, ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में जैसे कि ड्रग रिपर्पोजिंग, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स फॉर न्यू थेरेपेटिक इंडिकेशंस। जो ड्रग, मान लो हम किसी दवा को किसी बैक्टीरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी और बीमारी में भी तो नहीं अच्छा इफेक्ट दे रही है, उसको चीज को हमको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना, ड्रग रिपर्पजिंग, दोबारा से उसका रिपर्पस क्रिएट करना। और फार्माकोविजिलेंस, मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आफ्टर दे हैव बीन रिलीज टू द मार्केट। जो दवाई रिसर्च होकर 10-12 साल मार्केट में आ गई है, अब 5 साल 10 साल मार्केट में जब दवा यूज हो रही है, अब असली में अब तो हर कोई उसे खा रहा है, पहले 4-5 हजार लोगों के ऊपर ट्रायल करके दवा मार्केट में आ गई, अब तो नहीं, कोई मार्केट में आने के बाद तो नहीं कोई उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस, जो कि अलग से टॉपिक भी है, देखेंगे इसको बाद में, ठीक है। तो ये वो सारी जगह हैं, सारी चीजें हैं जहां पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अप्लाई होती है, या यूं कह लो जहां पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए एक जॉब क्रिएट हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये इसी टाइप से, अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं एग्जाम में, जब मैं अभी चैप्टर खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द या व्हाट आर द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यही सारे पॉइंट देने हैं। अगर आप अंदर के मेन लंबे लंबे पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो, तो ये अंदर के ये वाले पॉइंट दो, कम से कम मेन हेडिंग आपको पक्का देनी है, और कोशिश करो मेन हेडिंग में आप एक एक लाइन लिख ले जाओगे इजीली, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जैसा मैंने कहा एक एक चैप्टर में इसका कवर करेंगे। आज पहला दिन था तो थोड़ा सा आराम से इसे करवाया, कल से डायरेक्ट हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जो चीज बतानी थी वो बता दी है मैंने। और ये जो लेक्चर है इसको हम अलग से फोल्डर भी क्रिएट कर दूंगा मैं, आपके पास लाइव क्लास वाले सेक्शन में ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और अलग से भी एक फोल्डर बना दूंगा, वहां पे आप इसको अलग से चेक कर रहोगे, जिससे कि आसानी रहेगी। हाँ, ये वाला नोट्स पीडीएफ में नहीं है, ये तो बेटा अब नई क्लास के लिए क्रिएट कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कोशिश करें इसको लेक्चर से देख करके ही पॉइंट बनाते रहें, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी एकदम से, मैंने कहा ना, ये
पुराने नोट्स में से ही और कुछ नई चीजें मिला करके क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में इसको क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों की भलाई के लिए। होते जाएंगे तो मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको लेक्चर से देख करके इसके पॉइंट्स नोट करते जाएं और बनाते जाएं। ठीक है, बेटा फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के अंदर हम लोग अपना सिलेबस ये इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा करेंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आंसर इसके अंदर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वाले क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा सारे, ठीक है। कुछ नहीं करना, लाइव क्लास के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट भी आप लोगों को दे दूंगा। यही अगर आप एज इट इज याद कर लेते हैं, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ लाइव क्लास में करा दूंगा उतने क्वेश्चंस आप करके चले जाइए, 100% आपका स्कोर आएगा अगर आप कोई लिखने में गलती नहीं करते हैं। 2.5 मंथ नहीं है बेटा, अभी मान के चलिए अगर आप जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हैं अभी हमारे पास, ठीक है ना। जिन बच्चों का एग्जाम मई में है तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, सिर्फ मेरे को उसको क्या करना है, वहां से पढ़ना चाहते हैं वहां से नोट्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो ये मैं आप लोगों को इस तरीके से, मतलब जिन बच्चों को ये रहता है कि सर आंसर कैसे लिखें, मैं बकायदा उनको आंसर्स लिख करके इस बार लाइव क्लास में देने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा बीच में होती है चीजें, डामाडोल स्थिति होती है, कई बार चीजें अप एंड डाउन आते हैं, वो एक अलग बात है, लाइफ में रहेंगे वो, ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्मेट में करके दे दूंगा। और इस इवन जब इससे पहले जो मेरी क्लासेस हुई हैं, मेरे ख्याल से जो बच्चे ने लास्ट, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं क्लास के अंदर जिन्होंने ऐप तो ले लिया लेकिन पढ़ाई नहीं की पूरे साल। अब देखो जब पढ़ेगा नहीं तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मेरे पास कॉल आता है, सर मैंने आपका ऐप तो ले लिया था बट पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, और कल मेरा पेपर बताइए, मैं कुछ बता दीजिए। ऐसी स्थिति में हम भी थोड़ा फंस जाते हैं कि क्या बताएं बच्चे को। अदरवाइज इतना मुझे पता है अब तक जितने बच्चे मेरे से जुड़े रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि इसका क्या कहते हैं, जितने बच्चे जुड़े रहे हैं किसी का भी रिजल्ट खराब नहीं हुआ। जिसने कम पढ़ाई की नंबर बेशक कम आए होंगे, अदरवाइज सबका स्कोर अच्छा आया है। और जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐप के अंदर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जिन बच्चों ने लगा लिए हैं वो 100% पास हो गया है। और इस बार मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये क्वेश्चंस के आंसर, अच्छा दोनों चीजें हैं बेटा। मैं आप लोगों को बोलूंगा, कुछ बच्चों के पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। अगर जिस समय हमारी लाइव क्लास है उस समय आपका कोई वर्क है, काम है, तो इस लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होके आ जाती है, आप इसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एरर, व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? सिंपल सी बात, अब एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ बच्चे रटेंगे बैठ करके, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इज कॉल्ड एरर। अब रटने में दिक्कत आती है। सिंपल सी बात, एरर क्या होता है? डिफरेंस है दो चीजों का, मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू मतलब जो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए। सपोज मेरी वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए 100, बट जो मैं अपना एक्सपेरिमेंट किया हूं, क्या किया हूं? एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में मेरी वैल्यू आ रही है 99, तो मेरा एरर कितना हो जाएगा? 100 में से -99 दैट्स इक्वल टू 1, ये मेरा एरर हो जाएगा। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड का मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट अपना किया है, ठीक है ना, वो वाली वैल्यू, उसमें से ट्रू वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो जो आंसर आता है वो मेरा क्या होता है? एरर होता है, एक लाइन में। अच्छा, ये जो डेफिनेशन हो गई है, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि डेफिनेशन आपको हर जगह लिखनी है बेटा, डेफिनेशन आपको हर जगह लिखनी है और देनी है। आगे आते हैं, व्हाई डू वी स्टडी एरर? मैंने बताया ना, एरर क्यों पढ़ते हैं भाई? बिना एरर के आप कोई काम नहीं कर सकते। हुआ है क्या आज तक? आज तक एक काम बता दो बिना एरर के हो गया हो। आपने जितनी मर्जी जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली हो किसी चीज की, एरर कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इतने बड़े बड़े एक से एक धुरंधर, और जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि गलती तो ऊपर वाले से भी हो जाती है, जिसने लोगों का मानना है कि दुनिया बनाई है, तो वो भी गलती कर सकता है, तो हम तो इंसान है, ठीक है। तो व्हाई डू वी स्टडी एरर? एरर पढ़ने क्यों है हमको? बिकॉज ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब हम चीजों को नापते हैं,
इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है टू कंप्लीटली एलिमिनेट द एरर, कि हम पूरी तरीके से एरर को हटा दें, ये संभव ही नहीं है, इसलिए हम लोग एरर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर चीज आएगी, व्हाट आर द सोर्सेस, किन किन क्या क्या जरिया है एरर का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या तरीकों से एरर आता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, चाहे 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास तो ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप डेफिनेशन से। कोई भी क्वेश्चन आता है मेरा, अगर आपने वीडियो देखे होंगे जो मैंने बना के दिए थे आप लोगों की, इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन कोई भी आएगा आप सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये रहा, सेम आ गया आंसर उतर के। अब उसके बाद आप सोर्सेस की बात करेंगे, तो सोर्सेस के लिए कुछ वर्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एरर कैन अराइज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस, एक लाइन लिख दो, कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं ड्यूरिंग। अच्छा, कौन कौन से स्टेप होते हैं ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव जो थे, जो काम ऑब्जेक्टिव में थे, उस हर किसी में एरर हो सकता है। ड्रग डेवलपमेंट के समय, उसके सिंथेसिस के समय, एनालिसिस के समय, उसके प्रोडक्शन के समय, एटसेट्रा डाल देना। मतलब जो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको जब हम करते हैं प्रैक्टिकली, उसमें हर जगह एरर होने की संभावना होती है, वहां से एरर आता है हमारे पास। द सोर्सेस ऑफ एरर कैन इंपैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, जो हमारी एक्यूरेसी है उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, जब एक्यूरेसी पे असर पड़ेगा तो जो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, तो क्वालिटी पे असर पड़ जाएगा। क्वालिटी पे असर पड़ेगा तो सेफ्टी और एफिकेसी पे दवाई के असर पड़ जाएगा, है ना। देखो सारी चीजें कनेक्टेड हो गई। एरर होगा तो अल्टीमेटली हमारी सेफ्टी और एफिकेसी पे फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए हमें एरर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ओके। चलिए अब बेटा देखो यहां पर आप एरर अगर 5 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, लिखने के 2 तरीके हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि टेबल बना लो। जैसे कि पहला तरीका, आप सबसे पहले क्या, सोर्सेस ऑफ एरर, आप सबकी हेडिंग याद कीजिए। पहले मोटी मोटी 5 हेडिंग, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रीजेंट एरर, जो जो चीज इस्तेमाल होती है, इंसान करता है, इंसान के द्वारा एरर, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का एरर, रिएजेंट जो केमिकल यूज करेंगे उसका एरर, सैंपलिंग जब सैंपल करते हैं उसका एरर, ठीक है, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें एरर आ जाए, हमारा आसपास क्या है एनवायरमेंट, उसका एरर आ जाए। तो एक तरीका यह है कि हम लोग हेडिंग पहले याद करें, और तरीका यही सही होता है कि हम लोग पहले हेडिंग याद कर लें। क्या याद कर लें? हेडिंग। बड़ा आसान हो जाता है हेडिंग याद करने से। अच्छा, अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ह्यूमन एरर के अंदर 4 पॉइंट दिए, इसके अंदर 4 पॉइंट दिया, आप कोई 2-2 दे दो, चल जाएगा। हेडिंग याद करना है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एरर क्या हो गया, इनकरेक्ट फॉर्मूला आपने इनकरेक्ट लगा दिया, हैंडल नहीं किया या टेक्निक सही इस्तेमाल नहीं करी, डॉक्यूमेंटेशन जब आप लिखा पढ़ी कर रहे थे, किसी हमारे उसको लैब के अंदर जो रिजल्ट वगैरह आ रहे थे उसमें गड़बड़ी कर दी, फेलियर टू फॉलो प्रोटोकॉल, जैसा बोला गया था कि ऐसे 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 करना है एक्सपेरिमेंट, आपने वो चीज फॉलो नहीं करी। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कैलिब्रेशन इशू, कैलिब्रेशन मतलब मेरे पास एक बीकर है जहां पे मार्किंग हो रखी है कि वो 100 ml है, बट वो सही मार्किंग नहीं है, वो शायद 100.2 ml है या 99.5 ml है, कुछ कम या ज्यादा है, तो कैलिब्रेट नहीं है सही से। इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी है। सेंसिटिविटी एंड प्रिसीजन लिमिटेशन, हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना सटीक वैल्यू देने में सक्षम नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, एक तराजू ले लो, ये वाला जो सब्जी नॉर्मल सब्जी तौलने वाले रहते हैं, वो तराजू में जब आप तौलते हो तो सब्जी हमारी जैसे 1 किलो है, तो वो 1 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम, बहुत लंबी डिफरेंस रहता है उसमें। वहीं पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लोगे तो एग्जैक्ट 1 किलो तौल सकते हो, एग्जैक्ट, है ना। तो ये आ गया अपना सेंसिटिविटी और प्रिसीजन की, उतना एक्यूरेसी नहीं होती इंस्ट्रूमेंट की। एरर इन स्टैंडर्ड वेट, हमारे जो स्टैंडर्ड वेट है, कई बार मान लो 1 किलो का, 2 किलो का, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का जो वेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वेट हमारे कई बार क्या होते हैं, तो घिस जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। रिएजेंट जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्प्योर है। इनकरेक्ट रिएजेंट प्रिपरेशन, उसको केमिकल को जिस तरह प्रिपेयर करना चाहिए था हमने उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। डिग्रेडेड रिएजेंट हमारा खराब हो गया, डिग्रेड मतलब खराब होना। रिएजेंट रिएक्ट विद बैलेंस मटेरियल, कई बार जिस बैलेंस करते हैं, जिस चीज में हम लोग तौलते हैं रिएजेंट को, वो हमारा उससे रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर में क्या हो जाएगा, जब हम सैंपलिंग करते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, सैंपल में कंटेमिनेशन आ जाएगा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग।
इसमें होता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है हमारे पास जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है, वेट मैं बताता हूं। हाँ, इनकरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक, जो हमारी सैंपल की टेक्निक है, जिस तरह से हम लोग सैंपलिंग लेते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग सैंपलिंग कैसे लेते हैं, मान लो रैंडम हमारे पास 100 वो है, जैसे चावल पक गया कि नहीं पक गया हम कैसे देखते हैं, एक इस कोने से उठा लेंगे, इस कोने से उठा लेंगे, चेक कर लेते हैं सारे चावल पक गए कि नहीं पक गए। तो सैंपल करने का तरीका है, वो टेक्निक गलत लेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग। देन सैंपल हमारा कंटेमिनेट हो जाए, हमने जो सैंपलिंग कर रहे हैं वो सैंपल हमारा खराब है। इनप्रॉपर सैंपल स्टोरेज, जो सैंपल हमारे हैं उसको स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। मैथोडोलॉजिकल एरर, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट मेथड है, सही तरीका नहीं है। इनकम्प्लीट वैलिडेशन, जो तरीका हम अपना रहे हैं, जैसे कि मान लो हम आपसे कहें कि भाई रोटी बनाने का एक मेथड है, आटा छाना जाएगा, पानी डाला जाएगा, धीरे धीरे करके पानी डालते हैं ना, गूंदते जाते हैं। अब बताओ ये जो धीरे धीरे करके पानी डालते हैं वो तरीका सही है, या आप एकदम से पूरा पानी डाल दोगे वो तरीका सही है? तो धीरे धीरे पानी डालने वाला तरीका सही है, तो उसको वैलिडेट कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया कि भाई इस तरीके से अगर आप आटा मारोगे तो डेफिनेटली अच्छी रोटियां बनेंगी। सेम तरीका है वैलिडेशन का, मतलब किसी प्रोसेस को अप्रूव कर दिया कि ये तरीका अगर आप इसके स्टेप्स ऐसे फॉलो करते हो तो आपका एकदम सटीक आएगा जो भी रिजल्ट वगैरह है। देन मैट्रिक्स इफेक्ट, मैट्रिक्स का मतलब कई बार जो एक्सीपिएंट होते हैं, ठीक है, जो दवाई के अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, वो कई बार हमारा जो एनालिटिकल मेथड होते हैं, सैंपल करते हैं ना हम लोग कि दवा हमारी सही है या नहीं है, उसमें वो गड़बड़ पैदा करते हैं। इन्वायरमेंटल एरर तो बहुत सारे हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, ह्यूमिडिटी, नमी वगैरह जो होती है हमारे आसपास में, एयरबॉर्न कंटेमिनेशन, माइक्रोब्स वगैरह हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन हो जाता है बैलेंस में, अप एंड डाउन ड्यू टू एयर, एयर की वजह से हमारा बैलेंस अप एंड डाउन हो सकता है। सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, कई बार हम लोग ऐसे एरिया में है जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो जो आयरन कंपास होता है हमारा, या जो आयरन का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है 0 या इतना केजी, वो अफेक्ट हो सकता है। जो हिली एरियाज होते हैं वहां ग्रेविटी अफेक्ट करती है, वहां ग्रेविटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। वाइब्रेशन, अगर आपका लैब किसी ऐसे एरिया में है जहां से हैवी ट्रक या ट्रेन निकलती है, तो जिस समय आप सैंपलिंग कर रहे हैं उसमें कोई ट्रेन निकल गई या बस निकल गई, तो वाइब्रेशन से वो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा सकती है। तो देखो एक तरीका तो ये है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसी को बड़ा करने के लिए उसका भी मैंने तरीका दिया है और दोनों दूंगा मैं, ठीक है। ये तरीका बताने के लिए मैं लिखा यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे ह्यूमन एरर, इनकरेक्ट कैलकुलेशन, तो यहां पर अब आपको करना क्या है, केवल लिख देना है मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन क्वांटिटी, ठीक है ना। ये तो मन से बना के भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन या डोज ड्यूरिंग सिंथेसिस एंड फॉर्मुलेशन। तो अब यहाँ पे एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको 5 नंबर के हिसाब से जाना है तो आप हर एक को एक एक लाइन में डिफाइन करके एक्सप्लेन कर दीजिए। वही सारे पॉइंट हैं जो मैंने ऊपर बताए, ठीक है, वही सारे पॉइंट हैं, 6 के 6 पॉइंट, ठीक है। और उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छी बात। आपको हेल्प चाहिए तो यहां मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड करके देख सकते हैं कि अच्छा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्या चीज देनी है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन में क्या चीज लिखनी है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है वैसे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। ह्यूमिडिटी में क्या होती है, नमी वगैरह होती है, टेम्परेचर में तापमान होता है, जिसकी वजह से जो हमारा केमिकल होता है कई बार अनस्टेबल हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर 5 नंबर में आ जाए तो सारी चीजों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। अदरवाइज अगर आप इतना भी लिख के आते हैं ना 3 नंबर के लिए, केवल पॉइंट 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 लिख देंगे, पूरे आपको इसमें 3 में से 3 नंबर मिलने वाले, गारंटी है मेरी। 5 नंबर में जरूर ना टीचर, 5 नंबर में भी अगर इतना लिख के आओगे तो 4 नंबर कम से कम दे देगा। सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो एग्जाम में आपको पेज नहीं भरने हैं, आपको पॉइंट्स देने हैं। क्या करना है, पॉइंट्स देने हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? बस यही चीजें हैं लाइव क्लास में, क्योंकि देखो नोट्स और लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेटेड है। यही चीज बच्चों को कमी लगती है, खलती है कि क्वेश्चन आने पे आंसरिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, तो वो मैंने यहां पर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आपका चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। अब एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। एरर के टाइप्स में यहां पर अगेन आपको शुरुआत कहां से करनी है, डेफिनेशन से करनी है,
ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर लिखेंगे, 3 टाइप के हैं, डिटर्मिनेट या सिस्टेमिक एरर, इनडिटर्मिनेट, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। डिटर्मिनेट क्या होते हैं? ऐसे एरर जो हमको पता है कि हाँ ये एरर है और ये कांस्टेंट होता है। इसका छोटा सा उदाहरण दूं मैं, अगर सपोज मेरे पास एक स्केल है और ये स्केल आगे से टूटी हुई है सपोज, और यहां पर नंबर 1 है, फिर नंबर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब अगर आपको 3 सेंटीमीटर नापना है तो आप 4 सेंटीमीटर नापेंगे, 1, 2 और 3, तब आपका 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि आपने नापा 4 तक लेकिन सेंटीमीटर 3 है, ये आपको पता है और आप इसको सही कर सकते हैं। और जब भी आप नापेंगे एक आपका एक्स्ट्रा 10 नापना है तो आपको 11 सेंटीमीटर नापना पड़ेगा, क्योंकि स्केल आपके आगे से टूटी हुई है। तो यहां पर ये कांस्टेंट रहता है और आपको पता होता है, डिटर्मिनेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? हमको जो कॉज कारण जो है वो पता होता है और ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर का कौन है, वो 1 सेंटीमीटर का ही एरर रहेगा हमेशा। इसको ढूंढना और करेक्ट करना आसान है। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन इज पॉसिबल, दिस कैन बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रोका जा सकता है और हटाया जा सकता है। सोर्सेस ऑफ डिटर्मिनेट एरर, क्या क्या सोर्सेस हैं इसके? जैसे मैंने एक यहाँ पे तो उसका दे दिया, आप कोई चीज नाप रहे हो तो खैर मैथ में इस्तेमाल होता है। जैसे एरर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सैंपलिंग, जब हम सैंपल कर रहे हैं। यूज ऑफ इनकरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई और लगाना था कैलकुलेशन का, डोज फॉर्मुलेशन का, हमने लगा कोई और दिया तो उसको तो पता चल जाएगा। रॉन्ग एनालिटिकल मेथड, हम लोग मेथड ही कोई दूसरा इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल, सैंपल वेट करना था 10 ग्राम, हमने वेट कर लिया 5 ग्राम। ठीक है, सेंसर नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, मान लो जैसे कोई सेंसर होता है किसके लिए, 5 ग्राम के लिए, वो सेंसर पहले से ही 2 ग्राम पे सेट हो रखा है, तो वो 0 पे सेट नहीं था सेंसर, तो हड़बड़ी गड़बड़ी आएगी वो। ठीक है ना, तो ये इसके सोर्सेस हो जाएंगे। खत्म कहानी इसकी। इसी को आप चाहो तो थोड़ा सा आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं हमें और थोड़ा बड़ा लिखना है तो इस यही एक्सप्लेन हो जाएंगे। डिटर्मिनेट एरर के अंदर ये सब आ जाएंगे, यानी डिटर्मिनेट एरर के अंदर पीछे जो हमने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े हैं उसमें से मैं और बता दूंगा, इसको थोड़ा सा नोट्स में एडजस्ट कर दूंगा। टाइप्स ऑफ एरर के अंदर कौन कौन से एरर इसके अंदर आता है, वैसे तो ये सारे लिखे ही हुए हैं ऑलरेडी, कवर कर देता है ये। इनडिटर्मिनेट, जिसका हमें पता नहीं होता है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंटल एरर होते हैं जिसका पता नहीं चलता है। ठीक है, एरर अननोन होता है इसका कारण, और इसको हम कोई कारण ही नहीं पता है तो उसको हम हटाना भी मुश्किल होता है। इसको हम रोक नहीं सकते ना रिमूव कर सकते हैं। एरर इज ओनली मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम केवल मिनिमाइज कर सकते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट को 5 बार करेंगे फिर उसका एवरेज ले लेंगे, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, परमानेंट हटा नहीं सकते हैं। क्या क्या सोर्सेस हैं? जैसे बबल्स आ जाए ब्यूरेट के अंदर, पता नहीं चलता। ब्यूरेट पता ना सबको क्या होती है। बैलेंस इज नॉट रिंसिंग प्रॉपरली, जो बैलेंस था जिसमें वेट करते हैं उसको प्रॉपर साफ नहीं किया, वॉश नहीं किया, पहले से कुछ पुराने केमिकल के डस्ट लगे हुए हैं। सैंपल्स आर नॉट हैंडल प्रॉपरली, सैंपल जो थे उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया हम लोगों ने। अब बैलेंस ऑफ लो रिजोल्यूशन और लो ग्रेड ग्लासवेयर, ठीक है ना, जो ग्लासवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं है। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट एरर क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके ऊपर। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें ग्रॉस एरर की, ग्रॉस एरर आर दोज दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ग्रॉस एरर एक ब्लंडर मिस्टेक होती है। क्यों क्यों बहुत बड़ी गलती हो गई? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या तो उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है या उसने लापरवाही कर दी है कोई, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और जो बड़ी मिस्टेक होती है वो पता चल जाती है। ठीक है, while taking measurement रिजल्ट को जब ले रहा होता है तब वो इस टाइप की गलतियां कर देता है। ग्रॉस एरर ऑफन रिजल्ट इन हाईली इनएक्यूरेट डाटा, ग्रॉस एरर की वजह से बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेट डाटा आता है, एक्सपेरिमेंट फेल होता है, एंड आर यूजुअली इजी टू डिटेक्ट, हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हम ब्लंडर बोल देते हैं, वो है ये। सोर्सेस क्या है? जैसे मिस कैलकुलेशन कर दिया, लार्ज मिस्टेक इन कैलकुलेशन, जैसे कि इनकरेक्ट कन्वर्जन, ग्राम को केजी में करना था, सही से कन्वर्ट नहीं किया, कुछ गलत ही तरीका लगा दिया, या डोज कैलकुलेशन। इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज किया, इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट, जैसे कि यूजिंग द रॉन्ग सेटिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट, जो सेटिंग करनी चाहिए थी कि कहां पे इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग होती है ना, वो सही से नहीं करी।
सैंपल कंटेमिनेशन, जो हमारा सैंपल था जिसके ऊपर हम लोग अपना लैब में काम कर रहे थे वो कंटेमिनेट कर गया, ठीक है, किसी बाहरी चीज से कोई और चीज उसके अंदर आके मिल गई, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो स्क्यूड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस यही है बेटा, क्वेश्चन और आंसर्स, ठीक है ना। कैसे लिखने हैं आप लोगों को, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट वाइज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखना एक आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एग्जैक्ट चीजें क्लियर हो जाती हैं। पैराग्राफ जब आप लिखते हैं तो कहानी जैसी होती है, मजा नहीं आता उसके अंदर। फिर एक टर्म आता है हमारे पास, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन? एक्यूरेसी क्या होती है? ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों वर्ड बार बार इस्तेमाल होते हैं। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रिसाइज बोल दिया वो भी तो अच्छा होता है, एक्यूरेट बोल दिया वो भी अच्छा होता है। नहीं, दोनों चीजों में अंतर होता है, ठीक है। ये दोनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं इन मेजरमेंट। जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं यार ये तो एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। हम कहेंगे यार एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। इस टाइप से बातें होती हैं अगर आप कभी लैब में जाएंगे, ठीक है। और इन दो शब्दों को बोल के हम लोग क्वालिटी क्या है, हमारा जो डाटा आया है, एनालिटिकल रिजल्ट आया है, उसकी क्वालिटी को हम डिसाइड करते हैं कि एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है, ठीक है। और इन दोनों का क्या मतलब है, आओ देखें। डेफिनेशन, एक्यूरेसी का क्या मतलब है? हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमको, जैसे मैंने बताया कि मेरी ट्रू वैल्यू कितनी थी, 100 थी, और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरी वैल्यू आई सपोज 99.8 आ गई, या सपोज आ गई 100.1। तो ये ट्रू वैल्यू के बहुत पास है, ऑलमोस्ट बराबर है। ऐसा जो रिजल्ट आता है उसको मैं कहता हूं मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है, ठीक है। क्लोज होना चाहिए, जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है, लेबोरेटरी वाली वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू के काफी पास होनी चाहिए, ठीक है। और ये बताता है कितना हमारा ट्रूनेस, हमारा जो मेजरमेंट है कितना सही है। हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी में क्या होगा, मेजरमेंट आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और टारगेट वैल्यू, एकदम क्लोज होंगे। लो एक्यूरेसी में क्या होगा, वो क्लोज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ ट्रू वेट ऑफ द सैंपल इज 100 ग्राम, सैंपल का वेट कितना है, 100 मिलीग्राम है, एंड रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सैंपल गिव वैल्यू, हम जब उसको बार बार मेजर करते हैं लैब में तो वो 99.8 और 100.2 mg आ रहा है एंड 100 mg आ रहा है। ये तीन वैल्यू आए हमारे पास, यानी कि ये ट्रू वैल्यू के काफी पास है, ठीक है ना। इन मेजरमेंट को हम लोग एक्यूरेट कहेंगे क्योंकि ये मेरी ट्रू वैल्यू के काफी पास है, ठीक है। अब इसी के विपरीत अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का मतलब होता है रेफर टू द कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब जब भी मैं बार बार अपना एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। जैसे कि मान लो मेरा रिजल्ट आ रहा है 97.5, 97.6, 97.4, तो ये बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है, मेरा रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मेरी एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी, 100। तो जब मेरा रिजल्ट आपस में क्लोज होता है, बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, एक जैसा ही आ रहा है, तो उसको मैं कहता हूं प्रिसाइज है। इसमें हम देखते हैं हाउ क्लोज द इंडिविजुअल मेजरमेंट आर टू ईच अदर, एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और नॉट, ट्रू वैल्यू के पास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपस में पास में आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरी प्रिसाइज रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कैसा आ रहा है, प्रिसाइज, बट एक्यूरेट नहीं आ रहा। प्रिसाइज आ रहा है बट एक्यूरेट नहीं आ रहा है। उम्मीद है बात आपको समझ में होगी। हाई प्रिसीजन काफी क्लोज है, लो प्रिसीजन बहुत दूर दूर होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो 100.2, 100.3 और 100.1, ठीक है ना। दीज मेजरमेंट आर प्रिसाइज बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट विद द ईच अदर, ये एक दूसरे के काफी क्लोज है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये ट्रू वैल्यू के पास ना हो, एक बात की बात है, बट आपस में काफी क्लोज है, तो इससे हम इसको प्रिसाइज कहेंगे। अब देखो इनके हिसाब से इनका रिलेशनशिप सेट करते हैं हम लोग, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। अगर ऐसा रिजल्ट आपका आता है उसको हम कहते हैं आइडियल सिचुएशन। जैसे कि मेरा ट्रू वैल्यू 100 है और मेरी वैल्यू क्या आ रही है 101, 100, 99, ये आपस में प्रिसाइज भी है और ट्रू वैल्यू के पास भी, यानी कि एक्यूरेट भी है।
वहीं पे अगर हम बात करें हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी, प्रिसीजन तो बहुत हाई है 95, 95.1, 95.2, आपस में तो काफी क्लोज है बट ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। ठीक है, लो प्रिसीजन बट हाई एक्यूरेसी, प्रिसीजन काफी लो है, वैल्यू 98 आ रही है, 102 आ रही है, 100 आ रही है, यानी कि 100 के तो पास है लेकिन आपस में क्लोज नहीं है। एक्यूरेसी के तो बार बार पास में आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज जब पॉइंट में अंतर रहता है तब हम प्रिसाइज कहेंगे, ये इनको हम प्रिसाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, और लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन ये सबसे मतलब बेकार रिजल्ट होता है, जैसे कभी 90 आ रहा है, कभी 110, कभी 80, तो ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर जो इसका लास्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं एक बच्चों का डाउट क्लियर कर दूं। पहले बेटा, जिन बच्चों को ये लग रहा है एग्जिट एग्जाम ये जो क्लास चल रही है, हमारा सिलेबस है ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा सिलेबस है। अब मेरे को बताएंगे विश्वजीत गुप्ता, ये सिलेबस हमारा एग्जिट एग्जाम में आएगा, इसमें मेरे को क्या पढ़ाना चाहिए? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरे को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके बदले कुछ और पढ़ाना चाहिए, या जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को वही पढ़ाना चाहिए? मैं ये सवाल मेरा विश्वजीत गुप्ता और हर उस बच्चे से है तो ये जानना चाह रहा है कि सर एग्जिट एग्जाम की क्लास कब चलेगी। ठीक है, मैं बस बोलता नहीं हूं कि ये एग्जिट एग्जाम की भी क्लास है, सिलेबस हमारा ये है, सिलेबस हमारा स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, एरर है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन है, ये सारा कुछ हमारा सिलेबस, एग्जिट एग्जाम का सिलेबस यही आएगा। अब मेरे को बताओ एग्जिट एग्जाम की क्लास में क्या जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो एग्जिट एग्जाम के पर्पज से है कि नहीं है? बस मेरे को इसका जवाब दीजिए, सभी बच्चे दीजिए। क्या जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सब बच्चे दीजिए, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्या जब एग्जिट एग्जाम की क्लास लूंगा तो क्या इन टॉपिक के अंदर का कंटेंट बदल जाएगा या यही रहेगा? ये आपको कंफ्यूजन किस बात की है हम भी देख लें जरा, फटाफट बताओ। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन थी, दूर हो जाएगी, और आपको इस चीज को थोड़ा सोचना चाहिए। हर किसी बच्चे से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कल को दूसरे बच्चे को भी डाउट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आप चाहते हैं मैं बिना टॉपिक कराए आपको सीधा एग्जिट एग्जाम देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूं? टॉपिक यहां पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपके उसमें कंटेंट में अपडेट कर दूंगा, जब आपको यहां समझ में आ जाएगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं। चलिए ठीक है, कंटेंट यही रहेगा, मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं इसके बाद जैसी क्लास हो जाएगी, जैसे मेरी वाली क्लास हो गई है या क्लास नहीं भी होती है, आपका टाइम पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के, दो चैप्टर के मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखे हैं, तो वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा दिया है इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होता, डाउटफुल रहेगा, तब उसको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है विश्वजीत, जो ऑब्जेक्टिव में पार्ट आएगा, अगर आपने कभी कहीं तैयारी करी होगी किसी एग्जाम की, कोई भी एग्जाम हुआ जहां पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम अपने IIT जी नीट के होते हैं, तो क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है और फिर टेस्ट अलग होता है। तो यहां मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, टेस्ट आपको ऐप के कंटेंट में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फरजान पूछ रहे हैं बात आई गई है तो पासिंग नंबर बेटा टोटल जितने भी नंबर का आपका टेस्ट होगा उसका आपको 50% चाहिए होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा तो 50 चाहिए, 500 का होगा तो 250 चाहिए, 1000 नंबर का होगा तो 500 चाहिए। 50% पासिंग मार्क्स रहेगा एग्जिट एग्जाम का। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, तो एग्जिट एग्जाम के लिए आपके पास दो चीजें रहेंगी, एक तो जो क्लासेस वैसी वाली थी, रूटीन वाली थी अपनी, जो लेक्चर्स वगैरह पढ़े हो वो हो जाएंगी। इवन जो ये क्वेश्चन आंसर की फॉरवर्ड करा रहा हूं ये भी आपके काम में आएगा। अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अपडेट, इस चैप्टर के तो शायद अपडेट है मेरे ख्याल से,
विश्वजीत, इस चैप्टर के एमसीक्यू अपडेट हो रखे हैं, आप चेक करना। लेक्चर के बाद कंटेंट में, हर लेक्चर के बाद मैंने एमसीक्यू डाले हुए हैं, ठीक है। और प्लस उसको मैं अलग से एक फोल्डर और भी क्रिएट कर दूंगा, तो आप उसको कर सकते हैं वहां से। सभी बच्चे कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में जाकर के इस चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है, ऑलरेडी इसका एमसीक्यू टेस्ट पढ़ा हुआ है। चलिए, लास्ट अपने पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? इसको हम सिग फिगर्स भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे जिनका कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजन, वो कितना प्रिसाइज है उसका, उसके बारे में ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं मेरी ट्रू वैल्यू 100 है, ठीक है, तो 100 में मैं दो वैल्यू आप लोगों को देता हूं। वैल्यू ए 99.6 और वैल्यू बी 99.68 कर लेते हैं। मेरा सवाल यह है, ए और बी में ट्रू वैल्यू के ज्यादा प्रिसाइज यानी कि क्लोज कौन सी वैल्यू है? इन दोनों में अगर मैं कहूंगा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है या ट्रू वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू है, यानी कि मैं सीधी सी बात अगर तो एक बात तुम लोगों से कहना चाहूं, ए और बी में ट्रू वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, तो क्या आंसर होगा आपका? मेरी बात समझ में आ रही है? ए और बी में 100 के पास कौन सी वैल्यू है? फटाफट आंसर दीजिए जो बच्चे देना चाहते हैं। 100 के पास कौन सी वैल्यू है? सिग्निफिकेंट फिगर से बेटा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एमसीक्यू आने की संभावना रहेगी, ठीक है। और अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फटाफट बताएं। देखो, ज्यादा पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि ये वैल्यू 2 पॉइंट तक क्या है, क्लियर है हमारे पास। यानी कि अगर मैं वही वाली बात बोलूं 99.6, 99.66, 99.666, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? तो एक्यूरेट वैल्यू ये रहेगी। मतलब डेसिमल, इसको हमने 3 डेसिमल तक नाप लिया है, इसको एक ही डेसिमल तक नापा है, गड़बड़ हो सकती है आगे, लेकिन यहां पे 3 डेसिमल तक एग्जैक्ट वैल्यू नाप ली है हमने, ठीक है। एक टाइम के बाद यहां पूरा बढ़ता चला जाएगा, फिर 99 जब पूरी वैल्यू आती जाती है ना, जब हम लोग बोलते हैं जैसे कि एग्जैक्ट फिगर, जैसे 99.0, 99.00, 99.000। अब मैं बोलूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो ये वैल्यू है। यानी कि मैंने 3 तक नापा, 0 ही आ रहा है, यानी कि आगे 0 इनफाइनाइट टाइम तक जब 0 रहेगा तभी ये वैल्यू मेरी 99 एक होल नंबर कहलाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है 99.00 आगे जाके 1 आ जाए, ठीक है। तो जब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तब इसको मैं एकदम 99 कहूंगा। अदरवाइज ये वैल्यू, क्योंकि यहीं तक है, 99 से ऊपर हो सकती है, थोड़ी संभावना है, बिल्कुल संभावना है। देखो 99.1, ये 99 से बड़ी हो गई वैल्यू अब। तो हम जितना लंबा पॉइंट के बाद जितने ज्यादा पॉइंट तक कवर करते हैं, इसीलिए 3 पॉइंट तक कहा जाता है कि 3 डिजिट तक वैल्यू लिखी जाती है, उसको काफी क्लोज माना जाता है, काफी एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो बस सारा वही खेल है यहां पर।
आओ रूट्स देख लें क्या है। सीधी बात है, एनी डिजिट दैट इज नॉट जीरो, जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे 1 2 3 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है जो जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, जैसे 1 और 3 के बीच में 2 जीरो है तो ये दोनों जीरो। अब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के आगे अगर सारे जीरो हैं तो वो उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारे पास केवल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 और 5। ट्रेलिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर, जैसे कि 12 के बाद पॉइंट लग गया ना, तो पॉइंट लगने के बाद लास्ट में कोई भी जीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही होता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो जाएंगे। और वहीं पे ट्रेलिंग जीरो मतलब जो लास्ट में जीरो है, अगर डेसिमल नहीं है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे कि 1500 में कोई डेसिमल नहीं है तो ये दोनों जीरो क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। यहां केवल दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर हम इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। 1500 को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, और जब पॉइंट लग गया तो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ध्यान रखेंगे, पॉइंट लग गया है तो आखिरी वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अगर पॉइंट यहां से हट जाता, जैसे यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद मतलब सब के सब, ये यानी कि इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम कहते हैं मैंटिसा, ठीक है। जो एक्सपोनेंट वाले फॉर्म है उससे पहले जो भी नंबर होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें ये वाले नहीं होंगे, केवल 3 होंगे। इसमें ये नहीं होंगे, केवल 1 होगा। इसमें पॉइंट के बाद वाले भी होंगे, पहले वाले सारे होंगे, यानी कि 5 हो जाएंगे इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन जीरो के बीच में जो नंबर नॉन जीरो नहीं है उसके बीच में जीरो होंगे, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। स्टार्टिंग के नंबर अगर जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे स्टार्टिंग के नंबर जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पॉइंट लग चुका है, फिर लास्ट में जितने मर्जी जीरो लगा दो वो सबके सब सिग्निफिकेंट है। पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल और देख लो। ये ऐसा मेरे को लगता है कि कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि अगर मैं दो नंबर को प्लस कर रहा हूं, जैसे कि 12.11 और 3.5, तो ये कितना हो गया? 16.15, 51.61, ठीक है, ठीक है, 51.61। अब यहां पर मैं पूछूं कि इसका आंसर अगर सही मायने में अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट रूल क्या होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से, फिगर के हिसाब से जो इसका आंसर है वो ये कहता है, डेसिमल के बाद दो नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर जो प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, 5, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद हम एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कहता है कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर में, यहां पूरे नंबर की बात होगी, जैसे इसके पास 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 3 है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जैसे इसमें 2 है तो मेरा आंसर देखो क्या आ रहा है? 6.384, ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास 1.4 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसीलिए मेरा जो यहां पर आंसर है केवल क्या रहेगा? 6.3 यहां तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर लूंगा तो 6.4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, बट हमको समझना है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो कहां तक हमको अपना आंसर करना है।
ये शायद क्लास 11th या 12th में सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास इसको यहाँ पे रोक देंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास है बताऊंगा मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था करके, तो इसको आप यहां तक कर लेंगे। इसकी पीडीएफ में जो थोड़ी बहुत जैसे राइटिंग मिस्टेक हो जाती है वो हटा करके इसको मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी ये। तो और एमसीक्यू, ठीक है, कंटेंट में जैसे मैंने कहा कंटेंट में जाइए, कंटेंट में जाकर के अपने चैप्टर पे जाइए, उस चैप्टर में आपको लास्ट में या हर लेक्चर के बाद एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है, चेक कीजिए उसको। और जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे सभी के अंदर वो अपडेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करेंगे, बाकी फिर जो नेक्स्ट क्लास जैसा भी जो होगा वो आपको बताऊंगा मैं। ओके, चलिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो। ओके, गुड नाइट।